एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय एसएमई उद्यमियों की एक बहुत ही आम लेकिन खामोश परेशानी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जिसका शीर्षक है लोन पर लोन, लोन पर लोन और लोन चुकाने के लिए फिर लोन। ये लाइन मतलब सुनते ही कई उद्यमियों के दिल में एक टीस सी उठती होगी। तो आज हमारी चर्चा का मिशन है इस कर्ज के जाल को समझना। मतलब ये कैसे शुरू होता है, क्यों ये इतना आम है और सबसे जरूरी क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वित्तीय अनुशासनहीनता की कहानी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उद्यमी खराब नीयत वाले होते हैं। ये एक ढांचागत जाल है, एक स्ट्रक्चरल ट्रैप, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली उद्यमी भी फंस जाते हैं। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। दस्तावेज की वो लाइन लोन पर लोन मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि कोई भी उद्यमी मतलब इस इरादे से तो कारोबार शुरू नहीं करता। हर कोई तो अपना एक साम्राज्य बनाने निकलता है। तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? पहला लोन तो हमेशा एक अच्छे सपने के साथ आता है ना? बिल्कुल। इसकी शुरुआत हमेशा एक बहुत ही जायज और सकारात्मक वजह से होती है। दस्तावेज से होप फेज कहता है, मतलब उम्मीद का दौर। सोचिए, एक उद्यमी के पास एक शानदार योजना है। उन्हें एक नई मशीन खरीदनी है जिससे प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, या फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है ताकि रोजमर्रा के काम ना रुके। हाँ, या फिर अचानक एक बड़ा ऑर्डर हाथ में आ गया है जिसे पूरा करने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। और उस पल में वो लोन एक बोझ नहीं बल्कि तरक्की का एक औजार लगता है। एक तरह से सफलता की पहली सीढ़ी जैसा महसूस होता है। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, औजार। उस समय ये एक टोल लगता है, सब कुछ सकारात्मक दिखता है। बैंक मैनेजर आपका सबसे अच्छा दोस्त लगता है। बिजनेस के अनुमानों को देखकर कहता है, हाँ ये हो सकता है, हम आपके साथ हैं। जो प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं फिर बहुत अच्छे दिखते हैं, और जो ईएमआई बनती है वो बिल्कुल चुकाने योग्य लगती है। उस कागज पर तो सब कुछ मुमकिन लगता है। कोई खतरे की घंटी नहीं बजती उस समय। कोई खतरे की घंटी नहीं, सिर्फ उम्मीद की शहनाई बज रही होती है। लेकिन उम्मीद हमेशा हकीकत में नहीं बदलती। मैंने कई उद्यमियों को देखा है, शुरुआत शानदार होती है लेकिन कुछ ही महीनों में कैश के लिए परेशान होने लगते हैं। तो इस चमकते हुए होप फेज में पहली दरार कहाँ से आती है? वो कौन सा मोड़ है जब तरक्की का प्रतीक लगने वाला लोन गले का फंदा लगने लगता है? ओह, ये तो पूरा कैश फ्लो का गणित बिगाड़ देती है। पूरा अचानक कच्चे माल की कीमतें 15% बढ़ जाती हैं, जिससे आपका सारा मार्जिन घट जाता है। और जीएसटी का आउटफ्लो, यानी जो सरकार को देना है, और इनफ्लो, जो वापस मिलना है, वो कभी मैच नहीं करता। कभी मैच नहीं करता। मतलब कैश हाथ में आने से पहले ही बाहर जाने का रास्ता बना लेता है। और इसी बीच महीने के अंत में बैंक की ईएमआई की तारीख अपनी जगह पर अडिग खड़ी रहती है। उससे बाजार के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अब वही ईएमआई जो पहले बहुत छोटी और मैनेजेबल लग रही थी, वो चुभने लगती है। और यहीं पर दूसरा लोन तस्वीर में आता है। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, उद्यमी बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं, अच्छा, बल्कि सिर्फ सिस्टम में आई इस कैश की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब कैश फ्लो संभालने के लिए दूसरा लोन लेता है। ये एक टॉपअप लोन हो सकता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा। मतलब ग्रोथ के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। सिर्फ सर्वाइवल के लिए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। उस समय ये कुएं में कूदने जैसा नहीं लगता, ये सांस लेने के लिए हवा खरीदने जैसा लगता है। उद्यमी सोचता है, बस ये 2 महीने की मुश्किल है, एक बार वो बड़ी पेमेंट आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस तब तक टिके रहना है। ये एक अस्थायी समाधान लगता है। हाँ, लेकिन असल में यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक बदलाव आता है। फोकस बिजनेस बनाने से हटकर ईएमआई भरने पर चला जाता है। सारी ऊर्जा, सारी सोच इस बात पर लग जाती है कि इस महीने की देनदारियां कैसे पूरी की जाएं। और यहीं से बात शायद और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब दूसरा लोन भी नाकाफी हो जाता है तब तीसरा लोन आता है। और दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये कुछ और ही है। ये वो स्टेज है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे दस्तावेज में फाइनेंशियल जगलिंग या वित्तीय बाजीगरी का दौर कहा गया है, और ये बहुत ही आम है। दुख की बात है, अब उद्यमी एक वित्तीय चक्रव्यूह में फंस चुका है। होता यह है कि एक लोन की ईएमआई चुकाने के लिए किसी दूसरे लोन सुविधा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग होने लगता है, जिस पर ब्याज दर कितनी होती है? 30-40% सालाना। और सबसे खतरनाक बात जो मैंने कई छोटे व्यवसायों में देखी है वो है
निजी बचत को व्यापार के कैश के साथ मिला देना, घर के लिए रखी एफडी तोड़ दी जाती है। पत्नी के गहने गिरवी रख दिए जाते हैं, घर के पैसे बिजनेस में और बिजनेस के पैसे घर में, सारी रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये चक्र पूरा होता है जब पुराने छोटे लोन बंद करने के लिए एक बड़ा नया लोन लिया जाता है। ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। तो कागज पर तो बिजनेस चल रहा है, बिक्री हो रही है, लेकिन असल में कैश फ्लो चुपचाप खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। प्रॉफिट सिर्फ किताबों में है और तनाव हर रोज की हकीकत है। अब ये फाइनेंसिंग नहीं रही, ये बाजीगरी बन चुकी है, जहां हर दिन बस गेंद को हवा में बनाए रखने की चुनौती है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गलत फैसलों का नतीजा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है, या इसके पीछे कुछ गहरी, कुछ ढांचागत वजहें हैं जो भारतीय एसएमईज को इस जाल में धकेलती हैं? ये केवल व्यक्तिगत गलती नहीं है, और ये समझना बहुत जरूरी है। दस्तावेज इसके 4 मुख्य कारण बताता है जो हमारे एसएमई के माहौल में रचे बसे हैं। पहला है बिना कैपिटल प्लानिंग के ग्रोथ। ज्यादातर एसएमई रिएक्टिव होकर बढ़ते हैं। मतलब एक बड़ा ऑर्डर आया तो उसे पूरा करने के लिए लोन ले लिया। ये सोचने का समय ही नहीं मिलता कि इस ऑर्डर का कैश साइकिल क्या होगा और क्या मौजूदा पूंजी उसे संभाल पाएगी। गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल की टंकी चेक नहीं की जाती, बस रास्ते में पेट्रोल पंप ढूंढने की उम्मीद पर गाड़ी बढ़ा दी जाती है। बिल्कुल सही कहा। दूसरा और बहुत बड़ा कारण है कि सारा जोखिम उद्यमी पर होता है। हाँ, ये तो है। बैंक आपके साथ मुनाफे में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन वो जोखिम भी साझा नहीं करते। ईएमआई फिक्स है, चाहे आपकी बिक्री हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात, लोन के बदले गारंटी के तौर पर व्यक्तिगत संपत्ति जैसे घर गिरवी रखा जाता है। अगर बिजनेस धीमा पड़ जाए तो भी उद्यमी को अपनी जेब से या घर बेचकर पैसे चुकाने पड़ते हैं। बैंक पूरी तरह सुरक्षित है। तीसरा कारण भी बहुत दिलचस्प है, कम मार्जिन। लेकिन भारत में तो हमेशा से ही कम मार्जिन का खेल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय एसएमई कर्ज लेने के लिए बने ही नहीं है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि वे कर्ज के लिए नहीं बने। इसका मतलब है कि उन्हें अलग तरह के कैपिटल की जरूरत है। देखिए, भारतीय बाजार कीमत के प्रति बहुत संवेदनशील है। यहाँ ग्राहकों को कम दाम में अच्छी चीज चाहिए, जिससे एसएमईज का मुनाफा बहुत कम रहता है, 5 से 7%। सही बात है। ये पतला सा मार्जिन 14 से 18% के कर्ज का भारी बोझ लंबे समय तक नहीं उठा पाता। कर्ज चुकाने के लिए एक स्थिर और अच्छे खासे सरप्लस की जरूरत होती है, जो ज्यादातर एसएमईज के पास नहीं होता। और चौथा और शायद सबसे भावनात्मक कारण है निजी और व्यावसायिक वित्त का मिश्रण। जब ईएमआई का दबाव बढ़ता है तो घर की शांति भंग होने लगती है। हाँ। व्यक्तिगत गारंटी दांव पर लगी होती है। ऐसे में डर व्यापार की रणनीति पर हावी हो जाता है। फैसले वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाते, वे डर और घबराहट से लिए जाने लगते हैं। बिजनेस अब सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं रहता, वो एक व्यक्तिगत लड़ाई बन जाता है। ये तो सिर्फ बैलेंस शीट का नुकसान नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मानसिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। आपने डर की बात की, ये उद्यमी के दिमाग पर क्या असर डालता है? ये उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है, फैसले लेने की क्षमता। इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। डिसीजन पैरालिसिस? हाँ, उद्यमी बड़े फैसले लेने से डरने लगता है। उसे एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये नहीं चला तो ईएमआई कहाँ से आएगी। जोखिम लेने की क्षमता, जो उद्यमिता की आत्मा है, वो वहीं खत्म हो जाती है। और सोच छोटी हो जाती है। दस्तावेज में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। उद्यमी ये पूछने के बजाय कि अगले 5 साल में बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ये पूछने लगता है कि अगले महीने की ईएमआई कैसे भरें। बिल्कुल। 5 साल की योजना बनाने के बजाय सोच ये हो जाती है कि बस ये महीना किसी तरह निकल जाए। ये महत्वाकांक्षा को चुपचाप सिकोड़ देता है। सही बात है। और सबसे दुखद सच ये है कि ज्यादा मेहनत भी इस समस्या का हल नहीं है। एक उद्यमी ज्यादा घंटे काम कर सकता है, अपने खर्चे कम कर सकता है, लेकिन अगर बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर ही टूटा हुआ है तो मेहनत सिर्फ उस दिन को टाल सकती है जब सब कुछ ढह जाएगा। रोक नहीं सकती। अगर आपकी बाल्टी में ही छेद है तो आप उसमें कितना भी पानी भरें, वो खाली हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि एसएमई के लिए कर्ज लेना ही सबसे बड़ी गलती है, लेकिन ये भी सच नहीं हो सकता। बिजनेस को बढ़ने के लिए कैपिटल तो चाहिए ही। तो हम यहाँ क्या समझने से चूक रहे हैं? हम ये समझने से चूक रहे हैं कि हर तरह का पैसा एक जैसा नहीं होता। दस्तावेज यहाँ ग्रोथ कैपिटल और सर्वाइवल डेट के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताता है। जो लोन ज्यादातर एसएमईज लेते हैं वो सर्वाइवल डेट यानी जीवन रक्षा ऋण की श्रेणी में आता है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है
निश्चित ईएमआई, ज्यादा ब्याज दर, छोटी अवधि और सारा जोखिम व्यक्तिगत। और इसके विपरीत ग्रोथ कैपिटल है, जो शायद स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों को मिलता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। ग्रोथ कैपिटल का ढांचा अलग होता है। इसमें रीपेमेंट का निश्चित मासिक दबाव नहीं होता। अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो निवेशक को हिस्सा मिलेगा। तो जोखिम साझा होता है। जोखिम साझा होता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो निवेशक का पैसा भी डूबता है। सिर्फ उद्यमी का घर नहीं बिकता। ये लंबी अवधि की ग्रोथ के हिसाब से होता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी गलती ये है कि ज्यादातर भारतीय एसएमई अनजाने में ग्रोथ को फंड करने के लिए सर्वाइवल डेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। वे एक मैराथन को 100 मीटर स्प्रिंट की ऊर्जा से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही मूल गलती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो पॉइंट है जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। आप उस पैसे से विस्तार कर रहे हैं जिसे हर महीने हर हाल में वापस चुकाना है, चाहे उस विस्तार से फायदा हो या ना हो। तो अगर कोई उद्यमी आज हमारी ये बात सुन रहा है और खुद को इस चक्कर में फंसा हुआ पाता है, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये सिर्फ लोन लेना बंद कर दो जितना आसान तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता मानसिकता बदलने का है। ये सिर्फ एक और लोन लेने या न लेने का फैसला नहीं है। ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। दस्तावेज 3 कदम सुझाता है। पहला, रुकें और विश्लेषण करें। पॉज एंड डायग्नोज। अगला लोन लेने की सोचने से पहले एक कदम पीछे हटें। एक कागज पर अपने सभी मौजूदा कर्जों को मैप करें और अपने असली कैश फ्लो को समझें, न कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को। पता करें कि पैसा असल में कब आता है और कब जाता है। और दूसरा कदम है उधार लेने से स्ट्रक्चरिंग की ओर बढ़ना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अलग तरह के सवाल पूछना। अब तक सवाल था पैसा कहां से उधार मिलेगा। अब सवाल होना चाहिए इस ग्रोथ को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। अच्छा, क्या इस ग्रोथ को छोटे छोटे चरणों में किया जा सकता है? क्या ग्राहक एडवांस पेमेंट देकर इसका कुछ हिस्सा फंड कर सकते हैं? क्या बिना निश्चित ईएमआई के दबाव के पूंजी जुटाने का कोई और तरीका हो सकता है? ये सोच को उधारकर्ता से निर्माता की ओर ले जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो शायद सबसे मुश्किल भी हो, निवेशक के लिए तैयारी करना। बिल्ड इन्वेस्टर रेडीनेस। हाँ, और ये एक दिन में नहीं होता। जिन व्यवसायों में सिस्टम होते हैं, जहां हिसाब किताब साफ होता है, जहां गवर्नेंस होती है और जहां भविष्य की एक स्पष्ट योजना होती है, वे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि इक्विटी कैपिटल को भी आकर्षित करते हैं। यानी वे ऐसे निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो कंपनी में हिस्सेदारी लेकर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल, और इससे सब कुछ बदल जाता है। ईएमआई का तनाव कम हो जाता है, फैसले बेहतर होते हैं और उद्यमी फिर से लंबी अवधि के बारे में, बिजनेस बनाने के बारे में सोचने लगता है। अंत में ज्यादातर उद्यमी लग्जरी नहीं चाहते। वे कोई आलीशान जिंदगी नहीं चाहते। वो 3 चीजें चाहते हैं: मन की शांति, अपने बिजनेस पर नियंत्रण और एक अनुमानित विकास। ये लोन पर लोन का चक्र ये तीनों चीजें एक एक करके छीन लेता है। कारोबार का लक्ष्य एक प्रोफेशनल ईएमआई चुकाने वाला बनना नहीं है। और जैसा कि दस्तावेज में कहा गया है, अगर लोन पर लोन वाली लाइन आपको अपनी लगती है तो समस्या आप नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन समाधान के लिए साहस और अपनी वित्तीय संरचना को दोबारा से बनाने की जरूरत होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसे हर उद्यमी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपके वित्तीय साधन आपके व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं या आपका व्यवसाय केवल उन साधनों की सेवा कर रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब करना ना भूलें।